नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि अमर अद्वितीय बिसावर मथुरा से आप सभी का स्वागत करता हूं। सजल यात्रा पर प्रस्तुत यह धारावाहिक प्रस्तुति में इस अंक में प्रस्तुत कर रहा हूं हिंदी गीत काव्य की नई विधा सजल पर आलेख डॉक्टर अनिल गहलोत जी द्वारा, जिसे पुस्तक सृजक और उनकी सजल यात्रा से लिया गया है। पिछले अंक में आपने इससे पूर्व की संदर्भ सुना। हिंदी गीत काव्य की नई विधा सजल द्वारा डॉक्टर अनिल गहलोत। इस विषय की विवेचना के लिए गजल, हिंदी में गजल और उसके बाद तथाकथित हिंदी गजल, इस विमर्श को समझना अत्यावश्यक है। वस्तुतः गजल मूलतः तो अरबी फारसी की विधा है, जिसका जन्म हमारे दोहे से ही हुआ है। दोहे के एकल कथ्य और उसकी चमत्कारिक कहन वाली भाषा शैली, इन दोनों विशेषताओं को लेकर दोहे जैसी स्वतंत्र कथ्य वाली कई एकल कड़ियां एक ही लय में पिरोकर फारसी में गजल विधा का शुभारंभ किया गया। यह गजल फारसी से उर्दू में आकर भारत में बहुत लोकप्रिय हुई और फिर इसको हिंदी कवियों ने भी आगे बढ़कर अपनाया। भारत में गजल का प्रथम अधिष्ठाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उन्होंने देशज शब्दों से युक्त खड़ी बोली मिश्रित फारसी में गजलों का भारत में शुभारंभ किया। उनके बाद हिंदी में गजल का युग प्रारंभ हुआ। कबीर को हिंदी में गजल की धारा का प्रवर्तक, प्रथम गजलकार कवि माना गया है। कबीर के दोहे 13वीं सदी में मुहीउद्दीन चिश्ती ने फारसी के साथ साथ स्फुट रूप में फारसी मिस्र हिंदी में भी कुछ गजलें कही। अनेक अन्य हिंदी कवियों ने भी हिंदी भाषा में गजल की शैली वाली कविता लिखी। यह धारा हिंदी में गजल की धारा थी। आधुनिक काल में आकर यह और अधिक पुष्ट हुई। स्वयं भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने रसा उपनाम से गजलें लिखी। उनके समकालीन लाला भगवान दीन, केशव प्रसाद मिश्र तथा बद्रीनारायण प्रेमघन जैसे अनेक कवियों ने गजलें लिखी। सन 1892 में रामगोपाल लाल गुल का हिंदी का प्रथम गजल संग्रह गुल बहार प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त हिंदी के अनेकानेक कवियों की कविता पर गजल की शैली का प्रचुर प्रभाव दिखता है। इसके बाद द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध जी, श्रीधर पाठक और कुछ अन्य कवियों ने भी गजल शैली में अनेक कविताएं लिखी हैं। छायावाद काल में भी कविता की लयात्मकता पर गजल शैली का प्रभाव पड़ा। जयशंकर प्रसाद जी के कविता संग्रह चित्रधार, झरना और कानन कुसुम में गजल शैली की अनेक कविताएं संकलित हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं यही उपकार काफी है। उक्त दो पंक्तियां स्पष्टतः किसी गजल के एक अच्छे शेर की शैली वाली हैं। इनके अतिरिक्त उनके समकालीन निराला जी, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिकृष्ण प्रेमी आदि कवियों ने गजल जैसी शैली को अपनाया है। हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने काव्य रूप दर्शन की भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि उर्दू की शैली और हिंदी के गीत का सम्मिश्रण मैंने इन रचनाओं में किया है। इनके बाद भी वर्तमान समय में हिंदी के कवियों ने हिंदी में गजल की धारा को आगे बढ़ाया। इनमें बलवीर सिंह की गजल का एक शेर देखें। साथ तुमने दिया, दिया न दिया, यह अनुग्रह किया, किया न किया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवियों में चंद्रसेन, विराट, चंद्रभाल, सुकुमार आदि कई के नाम उल्लेखनीय हैं। वास्तव में यह समय हिंदी में गजल का था। इन सभी हिंदी कवियों पर गजल की शैली का प्रभाव तो था, किंतु उनकी भाषा इतनी हिंदी ही रही। वस्तुतः यह धारा पवित्र हिंदी गजल की धारा थी, जिसका अंत वर्तमान में चल पड़ी तथाकथित
भ्रामक हिंदी गजल ने कर दिया। हिंदी गजल और सजल उर्दू की गजल के समकक्ष हिंदी सजल गीत काव्य की एक नई विधा है। यह हिंदी कवियों द्वारा लिखी जाने वाली गजल को एक नया हिंदी नाम देने का खिलवाड़ नहीं है जो अब तक होता रहा, अपितु उसके समकक्ष अपनी मौलिक हिंदी विधा है जो हिंदी में गजल जैसी कविता लिखने का मार्ग प्रशस्त करती है, जिसका रूपबंध है, भाषा और शिल्प के अपने मानक हैं जो हिंदी छंद शास्त्र के आधार पर विनियमित किए गए हैं। शिल्प उसका गजल के समकक्ष ही है। जैसे मस्जिद का ढांचा भी मंदिर के ढांचे की भांति गोल होता है, किंतु वे दोनों एक दूसरे की नकल नहीं कहे जाते। इसी प्रकार सजल के शिल्प की संरचना भी गजल के शिल्प के समकक्ष ही है। सजल में भी कम से कम 5 द्विपंक्ति पदिक होते हैं, जिनकी दोनों पंक्तियों को पल्लव कहते हैं। सजल के प्रथम पदिक को आदिक कहते हैं, अंतिम पदिक को अंतिक कहते हैं। आदिक के दोनों पल्लव सम तुकांत होते हैं, जबकि शेष पदकों का केवल दूसरा पल्लव तुकांत रहता है, ऊपर का पल्लव अतुकांत रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब हिंदी में गजल इतनी लोकप्रिय हो चुकी थी तो इस नई विधा की क्या आवश्यकता थी। इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित परामर्श में विस्तार से प्रस्तुत है। वस्तुतः हिंदी के कवि स्फुट रूप में हिंदी में गजल तो लिख रहे थे, किंतु दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह साये में धूप के प्रकाशन के बाद इसकी लोकप्रियता के कारण हिंदी के कवि गजल पर टूट पड़े। हिंदी देवनागरी लिपि में ढेरों ढेर उर्दू भाषा के विकृत हिंदी गजल संग्रह प्रकाशित होने लगे। तब तक हिंदी गजल नाम कोई नहीं जानता था। इन कवियों की गजलों की बहरें गलत होती थीं। उर्दू वाले इनकी अशुद्ध गजलों की आलोचना करते थे। तब हिंदी वाले उनकी आलोचना से बचने के लिए अपनी गजलों को हिंदी गजल कहने लगे। उन्होंने उर्दू वालों से यह कहकर पिंड छुड़ाया कि यह गजल नहीं है, यह तो हमारी हिंदी गजल है, इसमें बहरें नहीं होती हैं। किंतु हिंदी कवियों ने हिंदी में गजल वाली परंपरा को नहीं अपनाया, वे अशुद्ध उर्दू गजल ही लिखने में जुटे रहे। इस प्रकार इस हिंदी गजल की भाषा में हिंदी में उर्दू का मिश्रण होने लगा। केवल अरबी फारसी के शब्द ही नहीं, गजल में उर्दू के व्याकरण को भी अपनाया जाने लगा, जिसके कारण हिंदी की पहचान ही खोने लगी। गजल लिख रहे हैं तो अधिक से अधिक उर्दू के शब्द लिए जाएं, तभी तो हमारी गजल अच्छी मानी जाएगी। इस मानसिकता के कारण जिसको हिंदी वाले कहने को तो हिंदी गजल कहते रहे, किंतु उसकी गजल की भाषा उर्दू के अधिकाधिक शब्द प्रयोग से और उर्दू व्याकरण के दिनों दिन विकृत करते रहे। हिंदी में मुक्त हस्त नुक्ता का प्रयोग होने लगा। यों को यूं, एक को एक, मकान को मकान, जहान को जहां, आएगा को आएगा, जाएगा को जाएगा। ऐसा विकृत शब्द प्रयोग इस तथाकथित हिंदी गजल की भाषा में प्रचुरता से किया गया। यही नहीं, हिंदी कवियों ने व्याकरण भी उर्दू का ही अपना लिया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, वचन, उपसर्ग और प्रत्यय, इन सब के उर्दू रूपों की ही भरमार हिंदी गजल में देखने को मिलती है। जैसे संज्ञा का देखें, मनुष्य के लिए बंदा या आदमजात, भगवान के लिए खुदा या इलाही परवरदिगार, मुख के लिए मुखड़ा, दुख के लिए दुखड़ा, भेंट के लिए मुलाकात आदि आदि। सर्वनाम, मुझको के लिए मेरे को, तुझको के लिए तेरे को, यह को ये, वह को वो, वे को वो, स्वयं के लिए अपन आदि। क्रिया रूप देखें, आता है, देखता है, जानता है आदि को क्रम से आए हैं, देखे हैं, जाने हैं, मत जाना के स्थान पर ना जाना, ना करना, ना का प्रयोग करना। विशेषण, बुरे को बदजात, सुंदर को खूबसूरत, अद्भुत को लाजवाब, अभागे को कमबख्त या बदनसीब, अति को हद, चुने हुए को चलंदा आदि। क्रिया विशेषण में भी न के स्थान पर ना का प्रयोग, निरंतर के स्थान पर लगातार, ऊपर ऊपर के लिए बाले वाले, ठीक व्यवहार से के लिए सलीके से, क्रूरता से के लिए बेहरमी से, एकाएक के लिए यकायक आदि आदि। कारक जैसे दर्द दिल, आमो खास, दिलोजान आदि। वचन में भी बहुवचन के रूप में आत प्रत्यय लगे हुए उर्दू के बहुवचन जैसे
मकानों के स्थान पर मकानात, सवालों के लिए सवालात आदि। उपसर्ग और प्रत्यय बद, खुश, बे, ना, अन, बा, ला, सरे आदि उर्दू उपसर्ग तथा दार, गार, दान, नशीन, मंद आदि उर्दू प्रत्यय प्रयोग होने लगे। इसके अतिरिक्त हिंदी गजल में या खुदा, या इलाही, परवरदिगार जैसे उर्दू के संबोधनों शब्दों का निसंकोच भरपूर किया जाने लगा। इतना ही नहीं, बड़ा गजलगो शायर दिखने की अंधी होड़ में अनेक हिंदी कवियों ने फिराक, बेचैन, राज, अश्क, नक्श, नसीम आदि मुस्लिम उपनामों से अपने नामों को सुसज्जित कर लिया। इस तथाकथित हिंदी गजल की भाषा में हिंदी छंदशास्त्र की मान्यता के विपरीत मात्र पतन भी मान्य रहा। इस प्रकार इस हिंदी गजल के चक्कर में हम अनायास ही हिंदी को उर्दू बनाते चले गए, जिसके कारण हिंदी की पहचान खोने लगी। यह सब क्यों हुआ? हिंदी जगत में दुष्यंत कुमार की गजलों को धमाकेदार लोकप्रियता के बाद से कवियों में गजल लिखने की ऐसी होड़ मच गई। यह इसलिए हुआ कि उर्दू गजल जैसी कोई विधा हिंदी में थी नहीं। गजल में दो विशेषताएं ऐसी हैं जो हिंदी की किसी विधा में नहीं है। एक तो यह कि एक ही गजल में विविध कथ्यों की दो दो पंक्तियों की स्वतंत्र कई कड़ियां होती हैं, जिन्हें गजल का शेर कहा जाता है। हर शेर स्वयं में स्वतंत्र होता है। इस प्रकार एक ही गजल में विविध कथ्य कहे जा सकते हैं, जबकि हिंदी की हर विधा का एक ही कथ्य होता है। दूसरी विशेषता यह है कि गजल की भाषा शैली, उसकी कहन सांकेतिक यानी व्यंजनात्मक होती है। उसमें सपाट बयानी अर्थात वर्णनात्मकता नहीं होती है। जबकि हिंदी के गीत, भजन, पद, कवित्व, कुंडलियां सारी विधाओं में अधिकतर वर्णनात्मक शैली का प्राधान्य है। उक्त दो विशेषताओं के कारण हिंदी के कवि गजल की ओर आकर्षित हुए और गजलों का हिंदी साहित्य में अंबार लग गया, जिसकी चकाचौंध में हिंदी के आलोचकों, प्रोफेसरों ने उस गजल की विकृत हिंदी भाषा का संज्ञान लिए बिना ही उसको हिंदी गजल की मान्यता दे दी। अनेक प्रोफेसरों ने हिंदी गजल पर पीएचडी शोध कार्य भी करा दिए, जबकि वह हिंदी गजल कहे जाने की अधिकारी ही नहीं थी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि इसी विकृत हिंदी को गद्य लेखन में भी अपनाया जाने लगा। अर्थात इसी तथाकथित हिंदी गजल के कारण हिंदी अपनी पहचान खोती चली गई। यह इसलिए भी हुआ क्योंकि हिंदी गजल की भाषा और शिल्प के हिंदी भाषागत कोई मानक तो थे नहीं। वह तो उर्दू की विधा के रूप में ही ज्यों की त्यों हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी थी और केवल लिपि के आधार पर ही उसको हिंदी गजल नाम दे दिया गया था। भाषा और शिल्प वही उर्दू गजल का ही रहा, केवल नाम हिंदी गजल पुकारा जाने लगा। इसका मूल कारण यह रहा कि यदि गजल जैसी हिंदी में अपनी कोई विधा रही होती तो यह न होता। इसीलिए उर्दू गजल के समकक्ष हिंदी में अपने मानकों वाली एक विधा की आवश्यकता अनुभव की गई, ताकि हिंदी वाले अपनी हिंदी भाषा में गजल जैसी कविता लिख सकें और हिंदी के स्वरूप को विकृत होने से बचाया जा सके। इस प्रकार यह सजल विधा हिंदी के कवियों के लिए गजल जैसी कविता हिंदी में लिखने का मार्ग प्रशस्त करने वाली हिंदी की अपनी स्वतंत्र विधा है, जिसकी भाषा का अपना व्याकरण है, उसके शिल्प और स्वरूप के अनेक मानक हैं। तथाकथित हिंदी गजल की भाषा और उसके कारण होने वाली हिंदी की क्षति को और सजल के जन्म से पहले किसी का ध्यान ही नहीं गया। सबसे पहले इसका संज्ञान लेकर हमने ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस समस्या को उठाया। हिंदी की पहचान को बचाने के प्रति हमारी चिंता ने ही सजल विधा को जन्म दिया। अपने सजल के वरिष्ठ साथियों के साथ मिलकर सजल की भाषा और शिल्प के मानक स्थिर किए गए। पर्याप्त विचार मंथन के उपरांत 5 सितंबर 2016 को हिंदी गीत काव्य की इस नई विधा सजल की घोषणा कर दी गई। तब से देश विदेश के असंख्य हिंदी सेवाधर्मी सजल सृजन में जुटे हैं। अब तक एक समवेत सजल संकलन, देश के प्रतिनिधि सजलकार, 10 सजल सप्तक, 10 सजल शतक और 50 से अधिक एकल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक पत्रिकाओं के सजल विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा सजल विधा का हिंदी भाषा को प्रदेय
विषय पर सेमिनार आयोजित किया जा चुका है। 3 विश्वविद्यालयों में सजल पर पीएचडी शोध कार्य के विषय स्वीकृत होकर कार्य प्रारंभ हो गया है। आकाशवाणी मथुरा द्वारा विगत 16 दिसंबर को प्रथम सजल गोष्ठी का प्रसारण किया गया। वृंदावन शोध संस्थान वृंदावन द्वारा विगत वर्ष सजल पर एक ई सेमिनार का आयोजन किया गया था। विदेशों में भी सजल की स्वीकार्यता दिनों दिन बढ़ रही है। अमेरिका की ख्याति प्राप्त हिंदी पत्रिका विश्वा के विगत अंक में सजल विधा पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया है। मात्र 5 वर्ष में ही सजल विधा को व्यापक स्वीकार्यता मिली है। इस प्रकार सजल विधा के सृजन पंथ की अपेक्षाओं के अनुरूप उसकी प्रगति के चरण अग्रसर हैं। यह सजल आंदोलन हिंदी की पहचान बचाने की दिशा में एक पवित्र शुभारंभ है। सृजन की प्रक्रिया सतत प्रवाहमान रहती है। उसके आयाम समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलते रहते हैं। आशा है वरिष्ठ हिंदी सेवी विद्वजन सजल विधा को अपने अपने स्तर से आगे बढ़ाएंगे और अपनी मातृभाषा हिंदी के गौरववर्धन में पुण्य के सहभागी बनेंगे। अस्तु। जय हिंदी, जय सजल। यह आलेख के लेखक हैं मथुरा के सुप्रसिद्ध कवि और साहित्यकार डॉक्टर अनिल गहलोत जी। प्रस्तुति दी है अमर अद्वितीय ने मथुरा से। इससे आगे की प्रस्तुति में अगला आलेख रहेगा डॉक्टर शारदा प्रसाद जी का हिंदी सजल में गीत काव्य के तत्व। धन्यवाद।